स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम एडिटेरिया का जो CDPO का टेस्ट नंबर 8 हुआ है 24 अक्टूबर को, उसका आज पूरे 150 क्वेश्चन का क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टेस्ट है और क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत स्टैंडर्ड का है। तो ये एडिटेरिया की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है और क्वेश्चन का जो लेवल है फ़िलहाल अभी तक मैंने जितना देखा है उसमें से एडिटेरिया का थोड़ा सा इसमें ज़्यादा बेहतर लग रहा है, स्टैंडर्ड का थोड़ा सा टेस्ट लग रहा है और एकदम एग्ज़ाम का जो ऑफिशियल एग्ज़ाम होता है उसके अनुरूप इसको पूरा तैयार किया गया है। तो यहाँ पे आज हम टेस्ट नंबर 8 देख रहे हैं CDPO का। और एडिटेरिया की तरफ से 67th BPSC के लिए वो अलग से 10 टेस्ट चलाया जा रहा है, ये CDPO के लिए अलग से 10 टेस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें से 8 टेस्ट हो गया और CDPO का अब केवल 2 ही टेस्ट बचा हुआ है। और 67th BPSC के लिए जो टेस्ट सीरीज 10 टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसका एक टेस्ट सीरीज हो चुका है। अब अगला टेस्ट सीरीज दूसरा नंबर बाद में होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल में एडिटेरिया की तरफ से चलाया जा रहा है। चूँकि हमारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर हिंदी मीडियम के हैं इसलिए मैं इसे केवल हिंदी मीडियम में ही क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन इसका करवाते जाऊँगा। तो चलिए, अगर आप लोगों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह का टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल है confusion9.2.11 उसको भी ज्वाइन कर लें। चलिए यहाँ पे आइए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्बुकर्क। ठीक है, ये पुर्तगाली गवर्नर था और इसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीता था और इसी के समय एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगालियों का उदय हुआ था। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लें। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले देखिए यहाँ पे प्रदेश में बंगाल में आ जाइए तो बंगाल के संस्थापक यहाँ पे मुर्शीद कुली शाह हो जाएंगे। तो मुर्शीद कुली शाह इसका 2 हो जाएगा। और अवध का आ जाइए, अवध के संस्थापक हो जाएंगे सादत खां, तो बी का 1 हो जाएगा। और हैदराबाद के संस्थापक हो जाएंगे निज़ाम उल मुल्क, सी का 4 हो जाएगा। कर्नाटक का संस्थापक हो जाएंगे सादतुल्ला खां। तो इस हिसाब से दूसरा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइए तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर बोल रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर में। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर में, उत्तरवर्ती मुगल शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था। तो चौथा का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था शाह आलम द्वितीय का, ये 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक था। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर में। पांचवा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य वारेन हेस्टिंग द्वारा नहीं किए गए थे। तो पांचवा का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक रहा। उपरोक्त सभी कार्य इनके कार्यकाल के दौरान किए गए हैं। तो इसमें से जो भी कार्य ये कथन है ये सभी जो है वो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान ही किए गए हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं किए गए हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में। 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है। तो छठा का यहाँ पे आप लोग देख लें, छठा का हो जाएगा ऑप्शन डी, पाइक विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने नहीं किया। यहाँ पे जो इसका ये जो है ये सही सुमलित नहीं है। पाइक विद्रोह उड़ीसा में 1817 से 25 के दौरान हुआ था और इसका जो नेतृत्व किए थे वो बक्सी जगबंधु के द्वारा किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और गोमधर कुंवर कौन से विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो ये नेतृत्व किए थे 1828 ईस्वी में असम में हुए अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में। 7 नंबर बोल रहा है यहाँ पे
कि किस प्रांत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी। तो सातवां का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। और यहाँ पे अलेक्जेंडर रीड ने की थी सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में बुरा राजा राम मोहन राय ने अपनी किस पुस्तक में मूर्ति पूजा का विरोध किया, साथ ही एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। तो 8वां का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, तुहफत उल मुहाविदीनी, तुहफत उल मुवाहिदीन। ठीक है, इसमें इन्होंने ये चीज़ बताया था। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। और इन्होंने मिरात उल अखबार भी निकाला था और ब्रह्म निकल मैगजीन एवं संवाद कौमुदी भी इनकी अन्य रचनाएं हैं। 9 नंबर में आइए। 9 नंबर बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुम्मिलित नहीं है। तो 9 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए एनी बेसेंट का हो जाएगा न्यू इंडिया। ठीक है, यहाँ पे यंग इंडिया दिया गया है। और महात्मा गांधी का हो जाएगा यंग इंडिया, यानी कि ये इस दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए दोनों को। और बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी लिखे थे। भीमराव अंबेडकर मूक नायक। ठीक है, तो ए और बी दोनों सुम्मिलित नहीं है, तो एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। 10वां में आइए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो 10वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.एन. जोशी ने। और इन्होंने की थी 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में। ठीक है, और इसके प्रथम अगर अध्यक्ष पूछेगा तो इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोग लाला लाजपत राय मार दिए होंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने थे, जबकि स्थापना एम.एन. जोशी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में। 11 नंबर बोल रहा है कि रॉलेट एक्ट के पारित होने के समय वायसराय कौन था। तो ये हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और इसका कार्यकाल जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का इसका कार्यकाल 1916 से 1921 के बीच में है। तो और रॉलेट एक्ट जो आया था वो 19 मार्च 1919 को आया था। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में 1917 में गठित सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में निम्नलिखित में से किस भारतीय को सदस्य बनाया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, 12 का ई। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए इसमें सैडलर के नेतृत्व में आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग में 2 भारतीय, एक डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे जो थे वो डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। तो बी और सी दोनों हो जाएगा, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। 13 बोल रहा है यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किसने किया। तो 13 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इन्होंने इसे निष्ठुर बर्बादी कहा था। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 नंबर बोल रहा है यहाँ पे कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किस राष्ट्रीय नेता को निर्वाचित किया गया था। तो 14 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल को। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में बोरा किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर में 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में। 16 नंबर बोरा नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया। तो 16 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1928 में। और नेहरू रिपोर्ट पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा 10 मार्च 1928 को प्रस्तुत किया गया और इस रिपोर्ट में भावी संविधान निर्माण का रूपरेखा दिया गया था। 17 में आइए महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू किए गए दांडी यात्रा में निम्नलिखित में से किसने बिहार से भाग लिया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। इसमें बिहार से एकमात्र सत्याग्रही भाग लिए थे और वो थे गिरिवरधारी चौधरी। बस केवल एक ही इसमें शामिल हुए थे और सबसे ज़्यादा गुजरात से इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में। 18 नंबर बोल रहा है कि वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं में
सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी? तो 18 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे भगत सिंह की फांसी आपको 23 मार्च 1931 को दिया गया था और गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को, और इसी के बाद गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे इंग्लैंड। तो बाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 26 से 29 मार्च 1931। तो सबसे बाद में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 19 मई दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस वर्ष नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी? तो 19 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1894 में। और इन्होंने यहीं से फिर और नटाल इंडियन कांग्रेस 1894 में इसकी स्थापना की और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की, और दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में। 20 नंबर यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी असफलता से भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई? तो 20 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता से। अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स प्रस्ताव यानी कि क्रिप्स मिशन की असफलताओं ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। 21 नंबर बोल रहा है यहाँ पे कि कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो 21 का यहाँ पे देख लें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार, ये इसमें शामिल नहीं था। 22 नंबर में आइए 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में बिहार से कितने व्यक्ति शामिल हुए? तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 2। ठीक है, और कौन कौन थे वो? जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था और राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। 23 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो 23 का यहाँ पे से हो जाएगा ऑप्शन डी पीर मोहम्मद यूनिस के द्वारा। 24 में ये दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया? तो 24 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, और ये 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना और इसने किला खेरी को अपनी राजधानी बनाया और इसी ने खिलजी वंश की भी स्थापना की। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में। 25 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि अपने शासनकाल में विद्रोहों को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश पारित किए। निम्नलिखित में से कौन से अध्यादेश इसमें शामिल नहीं था? तो 25 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने बार बार विद्रोहों को दबाने के लिए उपरोक्त 4 अध्यादेश जारी किए थे। तो यहाँ पे से सभी अध्यादेश इन्होंने जारी किए थे, यही 4 अध्यादेश जारी किए थे। और पूछ रहा है कि कौन सा अध्यादेश शामिल नहीं था? तो सभी शामिल है, इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत में किसानों पर सिंचाई कर कितना लिया जाता था? तो 26 का ये हो जाएगा उपज का 1/10वां भाग। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 27 में। 27 नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलित नहीं है? तो 27 के यहाँ पे डी दीवान अरीज इल्तुतमिश जो दिया गया है ये सुमलित नहीं है। दीवान अरीज हो जाएगा यहाँ पे बलबन। ठीक है, और ये एक सैन्य विभाग से संबंधित है, तो यहाँ पे इल्तुतमिश नहीं होगा बल्कि बलबन होगा। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में बोला निम्नलिखित में से कौन सही कालानुक्रम बढ़ते क्रम में है? तो 28 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले शंकराचार्य का जो कालक्रम था वो था 788 से लेके 820 ईस्वी तक। उसके बाद रामानुज का कार्यक्रम आया, वो था 1100 कालानुक्रम आया, रामानुज का था 1017 से लेके 1137 ईस्वी तक। उसके बाद फिर चैतन्य का आया जो 1786 से लेके 1534 ईस्वी तक इनका कालानुक्रम था।
नेक्स्ट आइए 29 नंबर में। 29 नंबर बोल रहा है अकबर ने किसकी अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो 29 का यहाँ पे हो जाएगा फैजी की अध्यक्षता में। फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो फैजी ने किया था। 30 नंबर में आइए, बोला आदि ग्रंथ जिसे गुरु ग्रंथ कहा जाता है का संकलन किस सिख गुरु ने किया। तो 30 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में। 31 में बोल रहा है कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया गया था। तो 31 का यहाँ पे हो जाएगा मराठों के राज्य में, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 32 में, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो 32 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्प यानी कि सांप। नेक्स्ट आइए 33 में। 33 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी। तो 33 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्योंकि देखिए बौद्ध धर्म में आत्मा की अमरता, ठीक है, उसके के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म एवं कर्मवाद को मानते थे और मोक्ष की अवधारणा बौद्ध धर्म में थी, यानी कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी। तो इसमें आत्मा की अमरत्वा को अस्वीकार इन्होंने किया था। तो डी छोड़ करके बाकी ए, बी और सी तीनों थी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। 34 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित है। तो कौन सा युग्म सुम्मिलित है, तो 34 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। उपरोक्त सभी का जो वर्णन है वो मौलिकालीन मंत्री परिषद में है जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, और उपरोक्त सभी का सुमिलन, ये सभी सुमिलन जो है वो सभी सही हैं। इस वजह से ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में। 35 नंबर बोल रहा है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था। तो 35 का यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण के अंतिम समय में हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 36 में, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है। तो 36 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, राखी गढ़ी, जो कि बहुत सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, जो कि हरियाणा में है और घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में। 37 में बोल रहा है कि चीनी बौद्ध यात्री हेनसुआंग ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो 37 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय में। 38 नंबर में आइए। 38 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था। तो 39 का इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगेय घाटी यानी कि गंगेटिक वैली। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में। 40 में बोला कि उपनिषद मुख्यतः किन विषयों पर केंद्रित है। तो 40 का इसका सही आ जाएगा ऑप्शन सी, दर्शन पर ये केंद्रित है। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है। तो 41 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कोष प्रतिभूतियाँ बेचना जो है वो यहाँ पे संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है। तो 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में से। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर उस ऑब्जेक्शन को मैं अगर आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 में रिवाइज आंसर की इसमें सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में। 42 में बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत निम्नलिखित में से किस प्रकार के देशों में शामिल है। तो 42 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य मानव विकास वाला देश। और भारत की HDI रैंकिंग 2020 में 131वां है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 43 में। 43 में बोला कि सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास
किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 43 में इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो कि 2002 से 2007 के बीच हुआ था। 44 नंबर में आइए। 44 में बोल रहा है कि व्यापार सुगमता सूचकांक कितने मापकों पर तैयार किया जाता है? तो 44 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 10। और ये किसके द्वारा होता है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए 45 नंबर में। 45 में बोला कि भारत के किस बंदरगाह का नामकरण अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है? तो 45 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह का, जो कि गुजरात में है। 46 नंबर में ये किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया? आर्थिक सर्वेक्षण में, ठीक है। तो 46 का यहाँ पे याद रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 2011-12 के दौरान। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में। 47 में बोल रहा है कि निम्नलिखित भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। तो 47 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 2 जो है वो केवल सही है, बाकी केवल 1 जो है वो सही है। 1 मिनट, सॉरी। 47 का यहाँ पे देख लीजिए। 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 2 सही है, बाकी 1 और 3 यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में। 48 नंबर देख लेते हैं। हाँ चलिए, 48 बोल रहा है कि भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी? तो 48 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 2000 ईस्वी में। 49 में निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 49 का ऑप्शन सी वस्तु एवं सर्विस कर, यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इसी को बोलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। चूंकि अप्रत्यक्ष कर सभी आय समूहों को समान रूप से प्रभावित करते हैं, अतः इसकी प्रकृति प्रतिगामी होती है। नेक्स्ट आइए 50 में। 50 नंबर में बोला कि कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 50 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए PR खन्ना समिति ये सही है यहाँ पे। बी नंबर देखिए RV गुप्ता समिति ये भी सही है, और सी यहाँ पे PR नायक समिति ये भी सही है, और ऑप्शन डी सभी सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 51 में बोला कि पहला डिजिटल बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया? तो 51 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट आइए 52 में। निम्नलिखित में से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वर्क द्वारा दर्शाया जाता है? तो 52 का यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच, यानी कि इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच इसका संबंध दर्शाया जाता है। 53 में आइए। 53 में बोला कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। तो 53 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत इस योजना के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु का होना चाहिए, तो ये पहला सही है। उसके बाद है इस बीमा योजना की प्रीमियम राशि 330 रुपये सही है, ये भी सही है। उसके बाद इस योजना में जोखिम कवरेज 2 लाख रुपए का है, ये भी सही है, और इसकी शुरुआत 215 में की गई थी, तो सभी सही हैं। तो क्वेश्चन में असत्य पूछ रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आइए 54 नंबर में। 54 में बोला वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति आय कितनी थी? तो 54 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50,735 रुपया वार्षिक। नेक्स्ट आइए 55 में। 55 में बोल रहा है कि निम्न में से किन उपायों के द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है? तो 55 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई करों में वृद्धि। ठीक, सॉरी,
करों में यहाँ पे वृद्धि, सी नंबर होगा, अथवा व्यय में कटौती यानी कि व्यय में कमी, तो सी और बी यहाँ पे दोनों होगा। तो ऑप्शन इस वजह से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। 59 में आइए, 59 में बोल रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है। तो 56 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3, चौथा इसमें नहीं है। नेक्स्ट आइए 57 में 57 बोल रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से कौन प्रावधान शामिल नहीं था। तो 57 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना ये शामिल था, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति ये भी शामिल था, और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ ये भी शामिल था, और दलित मजदूरों को निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत ये भी शामिल था। तो ये सभी शामिल था, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन शामिल नहीं था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आइए 59 नंबर में, 58 नंबर में बोला वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो 58 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अब हो गए हैं। 59 में आइए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 में है, और अनुच्छेद 20 में जो है वो बोलता है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 में है, और अनुच्छेद 22 में है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, और अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार व बलात्संग का निषेध। क्वेश्चन नंबर 60 में आइए, बोला भारत में संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो 60 का यहाँ पे देख लीजिए, 60 का ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत, और ये दोनों को इसके तहत रीट जारी करने का अधिकार है। अगर किन्हीं का मूल अधिकार का हरण हो रहा है तो वो 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। 61 में ये विधान परिषद के उत्साधन एवं सृजन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 61 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 169 में ये वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आइए 61 हो गया, 61 हो गया, 62 में आइए। 62 में बोला निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है। तो 62 का यहाँ पे देख लें, 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, यह जो है असत्य है, बाकी इसमें सभी जो हैं वो सत्य हैं। नेक्स्ट आइए, देखिए नीति निर्देशक का जो मूल उद्देश्य है वो है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है। नेक्स्ट आइए 63 में बोला कि भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है। तो 63 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने या रोकने संबंधी प्रावधान की चर्चा की गई है, जो कि अत्यंतिक, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो की तरह है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। 64 में वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। तो 64 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटल 8 सदस्य यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट आइए 65 में 65 में बोला बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो 65 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 सीट यहाँ पे आरक्षित है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए, बिहार के लिए लोकसभा के 40 आवंटित सीटों में से 6 सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों में से 84 अनुसूचित जाति एवं 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट आइए 66 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना की आवश्यकता पड़ती है।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 दिन पहले उन्हें पूर्व सूचना देना पड़ता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट आइए 67 में। 67 में बोल रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। तो 67 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1989, 1989। ठीक है। और 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग केवल एक सदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट आइए 68 में, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी का उपबंध किया गया है। तो 68 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि ये 10वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट आइए 69 में, पूरा राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 69 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 165 में। और 76 में जो है आर्टिकल 76 में वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, और आर्टिकल 161 में है, ठीक है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ का, और आर्टिकल 167 में है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के संबंध में। चलिए नेक्स्ट आइए 70 नंबर। 70 नंबर बोल रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है। तो 70 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट आइए 71 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं होती है। तो पोलराइजेशन यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ध्रुवन जो है वो लाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए 72 में। 72 में बोल रहा है कि मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो 72 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, फंजाई के अंतर्गत। नेक्स्ट है 73 में, एक डायरेक्टर निम्न में से किसके बराबर होता है। तो 73 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 पर मीटर, यानी एक डायरेक्टर बराबर 1 पर मीटर। ठीक है। सेवेंटी 74 में आइए। 74 में बोला कि निम्न में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है। तो 74 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केल्विन। 75 में मोबाइल फ़ोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है। तो 75 का हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि यह हाई वोल्टेज को कम में ट्रांसफ़र करता है मोबाइल में कम करके। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में। 76 बोरा निम्न में से गामा किरणों की प्रकृति क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग, क्योंकि इस पे गामा पे ना पॉजिटिव रहता है ना ये निगेटिव चार्ज है, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो उच्च ऊर्जा वाला ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। 77 में ये प्राथमिक इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम निम्न में से क्या है। तो 77 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए एक प्राथमिक इंद्रधनुष में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग उपस्थित होता है। तो यहाँ पे कोई नहीं, इसका आंसर सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 78 में। 78 में बोला कि विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि पावर लॉस जो होता है वो कम करने के लिए। तो पावर लॉस कम करने के लिए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शक्ति की हानि। विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग एक बार 78 को देखिएगा। यहाँ पे एडिटोरिया की तरफ से जो आंसर दिया गया वो ऑप्शन डी दिया गया, शक्ति की हानि अधिक होती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि विद्युत संचरण हेतु जो उच्च वोल्ट ग्रिड का हम लोग इसलिए प्रयोग करते हैं, हाई वोल्टेज पे इसलिए हम लोग विद्युत का संचरण करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसकी दक्षता बढ़ाया जाता है और शक्ति या जो एनर्जी का लॉस जो होता है उसको कम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन ई मुझे लग रहा है ई हो जाएगा।
79 में ये स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो 79 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 0.1 सेकेंड ये होना चाहिए। नेक्स्ट है ये 80 नंबर में। 80 में बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, ठीक है। तो ये तो आप लोग को मिल जाएगा, बहुत आसान है। तो 80 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 81 नंबर में, बोल रहा है पेट्रोल की गुणवत्ता को निम्न में से किसमें व्यक्त किया जाता है? तो 81 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या के द्वारा, यानी कि ऑक्टेन नंबर के द्वारा। और अगर डीजल पूछेगा तो ये सीटेन नंबर के द्वारा। नेक्स्ट है 82 में निम्न में से किसमें फॉर्मिक अम्ल यानी कि मिथुनोइक एसिड पाया जाता है? तो 82 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए चींटी बिच्छू मधुमक्खी में ये पाया जाता है। तो एक से अधिक तो उपयुक्त, एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 83 में। 83 में बोला कि विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 83 का यहाँ पे सही हो जाएगा मैग्नीज, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 84 में ये शोषण किस प्रकार की दहन क्रिया का उदाहरण है? तो 84 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी मंद दहन यानी कि स्लो कंबसन का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है ये 85 में। 85 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं? तो 85 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लास्टिड। नेक्स्ट है 86 में किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ये सभी साइंस के क्वेश्चन है। 86 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है 87 में। 87 में बोला है उष्मा गतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? तो 87 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। 88 में ये निम्नलिखित में से किसका पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो 88 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि पदार्थों के परिरक्षण में पैराबैंगनी किरणें, ठीक है, और सोडियम बेंजोएट एवं बेंजोइक अम्ल का प्रयोग लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा हो जाएगा, उपयुक्त एक से अधिक। नेक्स्ट है ये 89 में। बुरा नेत्रदान में कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्निया को दान में दिया जाता है। 90 में आइए निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कैडमियम। 91 में आइए, 91 में बोला कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इंसुलिन के द्वारा। नेक्स्ट है 92 में प्राणियों के निम्नलिखित में से किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होते हैं? तो 92 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उभयचर और सरीसृप में, यानी कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। 93 में आइए, 93 बोला निम्न में से हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो 93 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। 94 में आइए, 94 में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हाँ, 94 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सुमलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन सुमलित नहीं है। तो माता पिता का रक्त समूह है और उनसे जो बच्चा होगा उसका संभावित रक्त समूह क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो 94 का यहाँ पे ए हो जाएगा। ए में ए और बी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जबकि ए में ए बी नहीं, जबकि ए और यहाँ पे ओ होगा, ठीक है। 95 में ये डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज। इसका डीएनए का फुल फॉर्म से ही आप लोग इसका आंसर निकाल लिए होंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट आइए 96 नंबर में। 96 बुरा जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो 96 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी काइटिन की इसकी बनी होती है। 97 निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो 97 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कवक जो है वो एक कोशिकीय नहीं है। बाकी इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है सब एक कोशिकीय हैं। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में। 98 बुरा मनुष्य में
एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो 98 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट आइए 99 नंबर में बुरा जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो ये हो जाएगा 99 का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। 100 में आइए, 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक हरित गैस नहीं है? तो ये तो आप लोग देख लिए होंगे, ऑप्शन डी O2 हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट आइए 101 में, 101 नंबर बोल रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो 101 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है। 102 में आइए, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 102 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। और किसको हराया उन्होंने? मोटेओ बेरेटिनी को हराकर ये रिकॉर्ड 20वां ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। नेक्स्ट आइए 103 में, 103 बोरा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 103 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 जो है, 2 और 3 ये सही नहीं है, पहला इसमें सही है। देखिए कोपेनहेगन सूचकांक में सबसे ऊपर है और इसके बाद टोरंटो और सिंगापुर का स्थान आता है और 60 शहरों में नई दिल्ली का स्थान 48वां है। ठीक है, नई दिल्ली का 48वां है और मुंबई का जो है वो 50वां है। तो ये दोनों इंटरचेंज किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आइए 104 में, 104 में बोल रहा है कि UAE ने भारत मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो 104 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यूसुफ अली को। और ये खुदरा समूह लुल्लू के अध्यक्ष हैं यूसुफ अली। नेक्स्ट आइए 105 में, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो 105 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के सैनिकों को। नेक्स्ट आइए 106 में, 106 बोल रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम भंडार की खोज की है? तो 106 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आइए 107 में, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 107 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस के साथ मिलकर। नेक्स्ट आइए 109 में, सॉरी 108 में, बोल रहा है कि जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया? तो 108 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान ने। नेक्स्ट आइए 109 नंबर में, 109 में बोल रहा है कि केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो 109 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, साजी NM को। नेक्स्ट आइए 110 में, 110 में बोल रहा है कि भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? तो 110 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। एसएल वर्ल्ड ने मुंबई के गोराई में एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क में भारत का पहला विदेशी इंटरैक्टिव और विदेशी विश्व पार्क लॉन्च किया है। नेक्स्ट आइए 111 में, बोल रहा है कि किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना की शुरुआत की है? तो 111 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट आइए 112 में, बोला भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ
$200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो 112 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक के साथ। नेक्स्ट आइए 113 नंबर में। 113 बोरा हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी किसकी आत्मकथा है? तो 113 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश रैना का। और इस पुस्तक के सह लेखक भारत सुंदरसन है। 114 में आइए, विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवर रेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? तो 114 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट आइए 115 में। 115 में यहाँ पे चलिए नेक्स्ट आइए 115 नंबर में। 115 बोल रहा है कि हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 115 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IREDA। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। नेक्स्ट आइए 116 में। बुराई विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो 116 में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर शकुंतला हरकसी थिलस्टेड को। और त्रिनिदाद और टोबैगो की मूल निवासी और डेनमार्क की नागरिकता प्राप्त डॉक्टर शकुंतला हरकसी थिलस्टेड को जलीय कृषि और खाद्य प्रणालियों के लिए समग्र पोषण संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट आइए 117 में। बोला 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 117 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 125वीं जयंती। और केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 118 में। FAO द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो 118 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। और FAO का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट आइए 119 में। 119 में बोला है एंगोजी ओंकोजो इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो 119 का हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइजीरिया से। 120 में ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो 120 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क सेल्बी ने। और मार्क सेल्बी ने बेटफ्रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में शॉन मर्फी को 18-15 से हराकर 2021 में चौथा बार ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है 121 में। 121 में बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 121 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 2047 तक, वर्ष 2047 तक। नेक्स्ट आइए 122 नंबर में। 122 में बोला कि किस मंत्रालय द्वारा तापस यानी कि ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो 122 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है 123 में बोल रहा है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 123 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 124 नंबर।
हाँ 124 में आइए। 124 में बोल रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो 124 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा उग्रसेन के नाम पर। नेक्स्ट आइए 125 में। 125 में बोल रहा है कि 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का क्या थीम था। तो 125 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। नेक्स्ट आइए 126 में। बोला यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 126 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मारिया रेसा को। ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है 127 नंबर में। बोला व्रज प्रहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है। तो 127 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और अमेरिका के बीच, जो कि 2021 में किया गया था। नेक्स्ट आइए 128 में। 128 में बोला कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया। तो 128 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बडगांव जिला को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में। यहाँ पे 129 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 129 में बोल रहा है नेक्स्ट आइए 129 में। ठीक है, 129 में बोल रहा है भारत ने किस देश के साथ समुद्री पर्यावरण की रक्षा समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो 129 का यहाँ पे सी हो जाएगा, जर्मनी के साथ। 130 नंबर में आइए। 130 में बोल रहा है कि किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो 130 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट आइए 131 में। बोला निम्न में से कौन सी लैगून झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। तो ये तो आप लोग को पता होगा, 131 का बी हो जाएगा, पुलिकट झील। नेक्स्ट आइए 132 में। बोला कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना क्या है, क्या कहलाता है। तो 132 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेवा। 133 में आइए, निम्न में से कौन सा दर्रा मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। तो 133 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आइए 134 में। बोला निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। तो 134 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है 135 में। भारत में सबसे कम वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है। तो 135 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है 136 में। बोला निम्न में से कौन से राज्य उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तो 136 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, क्यों, क्योंकि भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होती है और यह खासी पहाड़ियों के 136 नंबर 136 का ई होगा, क्यों, क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। तो यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 137 में। 137 में बोला किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बलुई मृदा यानी कि सैंडी सॉइल्स। नेक्स्ट है 138 में। बोला कि निम्न में से कौन पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है।
तो 138 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज नदी। पूर्ववर्ती नदियां वैसी नदियां होती हैं जो हिमालय के निर्माण के पहले से पूर्ववर्ती नदियां वैसी नदियां होती हैं जो हिमालय के निर्माण से पहले से प्रवाहित हो रही हैं और यह नदियां अपनी धाराओं की दिशा में आने वाले ऊंचे स्थानों पर्वतों को काटकर गॉर्ज बनाकर प्रवाहित होती है, जिसमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज ये जो नदियां हैं ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, यानी कि हिमालय से पहले ये व्याप्त हैं। 139वां ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य, तो 139 का यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 140 में 140 में बोल रहा है कि भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 140 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1931 में। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए 141 में 141 बोल रहा है मातृ मृत्यु दर क्या होती है, तो 141 का इसका हो जाएगा प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या, तो प्रति 1 लाख यहाँ पे ऑप्शन डी 41 का डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 142 में 142 में बोला कि लौ ऐश का सर्वाधिक संचित भंडार निम्न में से किस देश में है, तो 142 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए 143 नंबर में बोल रहा है इरमिंगर धारा क्या है, तो 143 का इरमिंगर जो धारा है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 144 में 144 में यहाँ बोल रहा है कि सौर मंडल के किस ग्रह पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो 144 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुध पे, यानी कि मरकरी पे। 145 में ये बोल रहा निम्न में से कौन उत्तरी अमेरिका के मैदानों में प्रवाहित होने वाले गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवने हैं, तो 145 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के मैदानों में बहने वाला गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। वहीं टेम्पोरल मध्य अमेरिका में प्रवाहित होने वाला मानसूनी स्थानीय पवन है, जबकि जो चिनूक है वो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होने वाला गर्म एवं शुष्क पवन है। और नोटे जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र में व मैक्सिको में प्रवाहित होने वाला ठंडी ध्रुवीय पवन है। नेक्स्ट आइए 146 में बोल रहा है यहाँ पे मैथ्स है, तो मैथ्स का मैं केवल आंसर बताते जाऊँगा, 5 क्वेश्चन इसमें मैथ्स है। ठीक है, तो 146 का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 551.25 रुपये। इसका अगर आप लोग को आंसर आपसे लोग से नहीं बन रहा है, पहले खुद से प्रयास कीजिए, अगर नहीं बन रहा तो कोई आप क्वेश्चन कमेंट में लिख दीजिए, इसका मैं आंसर सॉल्व करके टेलीग्राम अपने चैनल पे सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट है 147 में, इसका जो मैथ्स है 147 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट है 148 नंबर में, 148 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8:9:24। नेक्स्ट है 149 नंबर, 149 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 18 दिन। नेक्स्ट है 150 में, इसमें से श्रृंखला दिया गया है, पूछ रहा है कि कौन सा गलत इसमें डिजिट है, तो 150 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 9। ठीक है, तो इस तरह से करके आज जो हुआ है एडुटेरिया का CDPO का टेस्ट नंबर 8 आज ये कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह का टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आस्था वगैरह का जो टेस्ट सीरीज है वो मैंने अपने चैनल पे यूट्यूब चैनल पे इस पर अपलोड कर दिया है। आप वीडियो सेक्शन में जा करके 67th BPSC से संबंधित जितने भी टेस्ट सीरीज और क्लास यहाँ पे दिए गए हैं वो आप लोग देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। और हमारा इस YouTube चैनल को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।